ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन जो भी ज्वाइन कर रहा है। आज लास्ट ओरिएंटेशन वीसी है, 2 वीसी ऑलरेडी हम ले चुके हैं। सो आई वांट समवन टू समराइज जो हमारा मेजर लर्निंग था लास्ट 2 वीसीज का। कौन है जो बताएगा? आई नीड समवन जो खुद ही सम वॉलंटियर टू जस्ट समराइज व्हाट वी हैव लर्नड इन द लास्ट 2 वीसीज। सर मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल भाई, बताना विहान। सर लास्ट में अपन ने डिस्कस किया था कि पीवाई की प्रैक्टिस करनी है, सीएपीएफ की और सीएसई और सीडीएस इनके, और हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और टाइम मैनेजमेंट करना है और न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है और जीएस के 2 या 3 सब्जेक्ट अपन को लेके चलने हैं मिनिमम। और एग्जैक्टली। और और न्यूज़पेपर के मेंटेन अगर नोट्स हो सके तो वो सब करने, और वो वर्ड्स वाली न्यूज़पेपर के टफ वर्ड्स वाली वो एक नोट मेंटेन करनी है। वेरी गुड, मतलब जी सर। मेजर पॉइंट समराइज कर दिए हैं तुमने। सो बेसिकली लास्ट 2 वीसीज में व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार इज reading newspapers, magazines, current affairs, time management, subject management, और how to improve your overall English and word meanings, इन सब का बात किया था। So that was more of a orientation to how to get started with your preparation. आज जो VC लास्ट हो गई हमारी for orientation, we are going to mainly cover mindset and attitude. ठीक है, तो what was the trigger behind today's VC? एक एस्पिरेंट से मेरी बात हुई थी अभी लास्ट, कल ही बात हुई थी इनफैक्ट, एंड ही वाज सेइंग कि सर मुझे ट्रेंड्स देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और यूपीएससी क्या सोच के क्वेश्चन पूछता है। और मतलब देखो, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन द पास्ट. इफ यू आर एबल टू डू दैट देन यू आर नॉट एन एस्पिरेंट, यू आर अ यूपीएससी मेंबर. सो डू नॉट गेट इनटू द मिथ. कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं पेपर प्रेडिक्ट कर लूंगा एंड आई विल प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन. You never know what is going to be asked. So any serious aspirant is well aware कि जो भी यूपीएससी के पेपर का पैटर्न है, ट्रेंड है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट. सो जस्ट लीव इट ऑल असाइड. जो भी पैटर्न आता है, जो भी ट्रेंड होता है, ये कोचिंग वाले कुछ बताएंगे, तुम खुद एग्जाम देके कुछ यू विल जज ऑन बाय योरसेल्फ कि ओके इस साल ऐसा किया तो अगले साल भी ऐसा करेगा. अवॉइड दिस माइंडसेट. सो डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप कि भाई नेक्स्ट ईयर आएगा, यूपीएससी ऐसा पूछ सकती है, वैसा पूछेगी, कुछ नहीं पता है. इवन इनफैक्ट आई हैड आस्क्ड यू टू वॉच द वीडियो बाय मृणाल. कितने लोगों ने देखा है वो जो लिंक भी शेयर किया था? आई टोल्ड यू कि पहले फर्स्ट 15 मिनट्स देख के आना. ठीक है, गुड. 1 2 3 4 काफी लोगों ने देखा है. मैंने ये क्यों बोला है? इफ यू वॉच दैट वीडियो व्हाट यू विल रियलाइज इज कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो इतना अनक्लियर है एंड इट इज सो अमॉर्फस, इट इज नॉट क्लियर कट कि क्या पूछेगा एंड हाउ डू यू हैव टू आंसर इट. सो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू टूवर्ड्स अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चन, जो एक चीज तुम कर सकते हो वो बस ये है कि यू कैन प्रिपेयर इन अ बेटर मैनर. तुम बस तैयारी अपनी अच्छी कर सकते हो, तैयारी अच्छे से करके जाओ, सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के जाओ, तभी ऐसे क्वेश्चंस को यू विल इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट. अदरवाइज इतना ज्यादा डेटा और इंफॉर्मेशन का अवेलेबिलिटी है, ओवर फीडिंग हो रही है, इतना सोर्सेज हैं कि यू नेवर नो कि क्या पढ़ के जाऊं क्या छोड़ के जाऊं. तो तुम्हारा एटीट्यूड, जो भी बताऊंगा उसको लिख लेना. व्हाट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जाम शुड बी. योर एटीट्यूड शुड बी ओके, आई नो द सिलेबस, आई हैव ऑल द बुक्स, ऑल द मैगजीन्स एंड सोर्सेज व्हिच आई नीड. जो भी चाहिए है मेरे पास है. All I have to do is कि I am going to ignore any other source which comes across me. कुछ भी आ जाए भाई, कोई कोई मान लो तुम्हारा कोई देयर इज सम ब्रदर, देयर इज सम फ्रेंड जो बोलता है भाई इस कोचिंग के नोट से पढ़ो, इससे लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे, फिर सम अदर पर्सन विल से कि उस सोर्स से तो 3 क्वेश्चन आए थे. तो यू नीड टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस एंड यू जस्ट नीड टू फोकस योर अटेंशन ऑन द सोर्सेज विच यू ऑलरेडी हैव. जो तुमको पता है कि हाँ भाई एनसीईआरटी से आते हैं, एम लक्ष्मीकांत से आते हैं, विजन आइज का मैगजीन गुड इनफ है, न्यूज़पेपर रीडिंग इज कंपलसरी. इस पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द पैटर्न, गोइंग फॉर द ट्रेंड्स एंड गोइंग फॉर व्हाटएवर इज इन द मार्केट. इफ यू डू नॉट मार्क माय वर्ड्स राइट नाउ तो इतना ज्यादा सफर करोगे लेटर ऑन. यू विल हैव योर अटेंशन स्प्रेड अक्रॉस अ लॉट ऑफ सोर्सेस एंड एग्जाम इज नॉट क्लियर्ड बाय रीडिंग एवरीथिंग at 100%. एग्जाम को तुम्हें क्या करना है?
जो भी लिमिटेड सोर्सेस हैं उनको अच्छे से पढ़ो, माइंडसेट में रखो कि ठीक है अगर मैंने न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ ली है, और मे बी यू विल रीड स्पेक्ट्रम फॉर ओल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, भाई और कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको अगेन। क्यों भाई, क्वेश्चन आता है कहीं से, इवन इफ यू रीड अनदर बुक यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, बिकॉज नहीं पता है, फिर वो अगले एग्जाम में कहीं और से दे देगा। तो हैव वेल डिफाइंड सोर्सेस एंड उन्हीं से पढ़ो, ट्रेंड्स और पैटर्न्स के चक्कर में नहीं पढ़ना। इट्स अ नेगेटिव माइंडसेट, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे पूरी प्रिपरेशन में, एंड जो सिलेबस है वही फिनिश नहीं हो पाएगा, तुम्हारा रिवाइज नहीं हो पाएगा। So the point is that you need a clear strategy if you have to clear this exam. अगर आप डिस्ट्रैक्ट ही होते रहोगे आपका कोर्स फिनिश नहीं हो पाएगा। और सेकेंड थिंग इज, एक तो आपने अपना फोकस क्लियर रख लिया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, इक्वली इंपॉर्टेंट इज अवॉइडिंग क्या नहीं पढ़ना है, उसमें भी क्लियर रहो। जो भी तुमने एक सर्कल डिफाइन कर लिया, सपोज कि एक सर्कल बनाया हुआ है तुमने, उसके अंदर ही सब कुछ पढ़ रहे हो, जो भी बाहर है उसको इग्नोर कर दो, प्लीज इग्नोर कर देना। न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हो शुरुआत से लेकर लास्ट तक उसी को होल्ड ऑन करके पढ़ते रहो, एंड जो भी तुमने सोर्सेस किए हैं बस उन्हीं को रेफर करते रहना। रिवाइज एंड रीड, मतलब फोकस बस रीडिंग पे मत रखो कि बस इसको भी पढ़ लिया उसको भी पढ़ लिया। व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू हैव रिवाइज्ड एंड हाउ मच यू कैन रिटेन इन द एग्जाम। अभी इस साल के अगर तुम क्वेश्चन देखोगे, एनटीपीसी का उन्होंने कोई एक अवार्ड दिया था कि भाई ये अवार्ड किस पीएसयू ने जीता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि तुम इस टाइप के आंसर्स दे पाओगे। आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस, अगर तुम इफ यू आर टारगेटिंग की एक एक क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ के जाऊंगा, दैट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो उस स्टेप में पढ़ना भी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाऊंगा। तुम्हें ये देखना है कि सिलेक्शन कहां पर हो रहा है। यू हैव टू स्टे अबव एवरेज। अबव एवरेज रहना इतना मुश्किल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, वंस यू गेट इनटू द कंपटीशन, जब तुम डेली एफर्ट्स करोगे, डेली मेहनत कर रहे हो, 8 to 10 आवर्स पढ़ रहे हो, यू आर गेटिंग अहेड ऑफ अदर्स। एक बार तुम अबव एवरेज हो जाते हो, देन इट बॉइल्स डाउन टू कि हाउ मच ग्रिप यू हैव ऑन योर सब्जेक्ट्स। तो इस पे फोकस करना है। तो आई होप एटीट्यूड वाली बात क्लियर हो गई होगी। ये हमेशा रखना है कि क्लियर, मुझे क्लैरिटी है, यू शुड हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी ओवर द थिंग्स। सेकेंड चीज क्या है, जो प्रिपरेशन का मोमेंटम होता है, मैंने सबसे फोन पे भी बात की हुई है काफी लोगों से, मैं सबको एक ही चीज कहता हूं, इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ योर मोटिवेशन इज गोइंग टू बी हाई। वर्दी तुम्हें मोटिवेट करेगी, तुम इंस्टाग्राम पे चैनल्स वीडियोस ये सब देखते होगे, उसमें देखते होगे कि हाँ भाई ऑफिसर क्या तो यार बहुत अच्छा मिलते रहते हैं, तो अभी मोटिवेशन हाई रहेगा। जब तुम्हारा प्रिपरेशन मिड फेज में आएगा, आफ्टर 3 months 4 months यू विल रियलाइज कि इट इज गेटिंग मोनोटोनस। ये तो क्या है, वही चीज चल रही है, वही चीज पढ़ते रहो, सेम थिंग हैज टू बी रेड, सेम न्यूज़पेपर एवरी डे। तो यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट, देयर इज नो अदर वे अराउंड। प्रिपरेशन इज बोरिंग, और जैसे जैसे प्रिपेयर करते जाओगे योर मोटिवेशन विल डिप। जो इनिशियली अभी यूफोरिया चल रहा होगा कि हाँ भाई आई एम गोइंग टू बी एन ऑफिसर, वो एक टाइम के बाद डिप करेगा, इट इज वेरी नेचुरल। वो डिफरेंशिएशन वाला टाइम होता है बिटवीन दोज हु गेट सिलेक्टेड एंड दोज हु स्टे बिहाइंड। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट का मोटिवेशन हाई रहेगा, सब कोई अभी पढ़ने बैठेगा, नई बुक्स लाएगा, नया प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, इस साल फेल हो गए अगले साल पास हो जाएंगे टाइप वाला माइंडसेट रहेगा। और फिर क्या होता है, बीच में डिप रहता है, उस टाइम पे जो whoever is working harder will get ahead, and exam, as your exams will get closer, then again motivation high होता है सबका। क्यों? बिकॉज एग्जाम आ रहा है, दैट पैनिक इज देयर, एंजाइटी इज देयर। तो ये बहुत जरूरी है, इट इज वेरी नेसेसरी कि आफ्टर 3-4 months यू हैव टोटल ऑफ 11 months, you have to work equally hard in all the months. You cannot ignore any month, you cannot ignore any week कि ओके इतना तो सिलेबस बचा है, इसको तो मैं 3 महीने निपटा दूंगा। ये निपटा दूंगा वाला माइंडसेट में मत पड़ जाना कभी गलती से। यू आर सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। नेक्स्ट ईयर 2 अगस्त को एग्जाम है, उस दिन वो बॉम्ब तो एक्सप्लोड होना ही होना है। अब तुम कितना प्रिपेयर कर सकते हो, हाउ मच यू कैन प्रिपेयर इज अप टू यू। आई विल टेल यू ऑल द सोर्सेज, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कब करना है, प्रैक्टिस करवा दूंगा सब, बट यू आर विद योरसेल्फ फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हाउ यू मैनेज योरसेल्फ, हाउ यू मैनेज योर टाइम, हाउ यू हैंडल योर एटीट्यूड, वो जरूरी है। ना कि ये जरूरी है कि तुम हर सोर्स के पीछे भागते रहो, बाकी कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं उनको देखते रहो, ये सब जरूरी नहीं है।
तो ये भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि मोटिवेशन में डिप आएगा, इट इज नेचुरल, बट डिसिप्लिन शुड ओवरकम दैट। डिसिप्लिन रहो कि ठीक है मैंने डेली का शेड्यूल, आई हैव दिस शेड्यूल फॉर एवरी डे एंड आई एम गोइंग टू स्टिक विद इट, उसको चेंज मत करना बस। Now there can be variations, someone might be working in a shift job, someone might be working maybe studying in college, तो adapt it to your own requirements, but disciplined रहना है वो जरूरी है। तो एटीट्यूड और माइंडसेट में यही बोलना चाहूंगा भाई कि जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया है। अब बिकॉज दिस इज द लास्ट ओरिएंटेशन वीसी, नेक्स्ट वीसी से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कोर प्रिपरेशन। उसमें हम ये सब चीजें इतना डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, टाइमलाइंस आ जाएंगे, कट ऑफ्स आ जाएंगे, डेडलाइंस रहेंगी, तो हमें उससे एडहियर करना है। अभी व्हाट आई एम इनवाइटिंग इज कि एनीवन हैज एनी डाउट ओवरऑल कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, मतलब डू नॉट फील अशेम्ड ऑफ इट, डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ शाइनेस। जो भी पूछना है पूछो अभी, ठीक है? इट्स लाइक अ फ्री फॉर ऑल, पूछो भाई बस जो पूछना है अभी, बिकॉज नेक्स्ट वीसी से हम लोग सिलेबस के साथ स्टार्ट करेंगे, वो बहुत स्पेसिफिक होता जाएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो जो तुम्हारा माइंडसेट का या फिर कोई ऐसी पॉइंट है कि विच इज नॉट रिलेटेड टू एग्जाम्स डायरेक्टली, माइंड में कोई डाउट्स होंगे, सेल्फ डाउट्स हो सकता है, एप्रीहेंशंस, एंजाइटीज जो भी हैं पूछ लो। एंड आई वांट कि जो हमारा ग्रुप बनाया है हमने, इट शुड बी अ कम्युनिटी टाइप ऑफ थिंग कि तुम लोग आपस में डिस्कस करो। तो आई विल इनकरेज कि किसी को ऐसा डाउट है दिमाग में तो अभी एक बार मुझसे या फिर आपस में डिस्कस करो। अभी है किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई भी पॉइंट ऐसा कुछ बताना चाहता है? भाई बीमन तुम्हारा हैंड रेज हुआ है, बताना। Very good evening, sir. गुड इवनिंग भाई। Sir, like as you told कि like इतने सारे क्वेश्चंस इतने अनप्रेडिक्टेबली आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ like वीडियोस देखे थे कि जो बोल रहे कि like since the questions are coming so unpredictably, so like वो सब के ऑफर करे कि हम लोग ये सब जो सोर्सेस है जहाँ से आ रहे हैं उनको सबको कंपाइल करके आप लोग को पढ़ाएंगे। So like they are selling some type of course. So do you think it is good to take like that courses where they are having a comprehensive cover for the exam apart from भाई the model books? देखो भाई, इट इज वेरी सिंपल। जितना सोर्स आई हैव टोल्ड इट्स फ्रीली अवेलेबल, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, एंड दैट इटसेल्फ इज जस्ट टू मच टू कवर। ठीक है? अब होता क्या, वेयर द गेम चेंजेस इस साल का लेट्स बी पेशेंट, वेट फॉर द स्कोर्स, कट ऑफ्स टू बी कम आउट एंड क्लियर हु गेट्स सिलेक्टेड हु डज नॉट। But what is important is कि if you are going to stick with compilations, someone who claims that I have compiled all the sources and then I'm giving you daily current affairs, daily GK, daily whatever, या फिर weekly, उसमें दिक्कत क्या होता है? You're not developing any processing capacity of yourself. ठीक है? Yes. Plus, if you just study newspapers, monthly magazines and प्रतियोगिता दर्पण जो मैं बताता हूँ, plus your standard books, उसी से इट इज सो वास्ट ऑफ अ नॉलेज कि रिटेनिंग दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आई कैन बॉम्बार्ड यू विद फैक्ट्स, आई कैन बॉम्बार्ड यू विद डेटा, आई कैन टेक नोट्स फ्रॉम अदर कोचिंग्स एंड गिव इट टू यू, पढ़ लो इसको, बस पढ़ लो। एंड एट द एंड ऑफ द एग्जाम इफ आई से कि ओके दीज क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम माय मटेरियल, बट यू नीड टू हैव अ लुक एट द हिट रेट, उसका रन रेट कितना है भाई। इफ आई एम गिविंग 1000 फैक्ट्स, उसमें से इफ वन फैक्ट इज आस्क्ड, भाई तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो दैट कैपेसिटी यू विल जनरेट व्हेन यू आर रीडिंग द सोर्स मटेरियल, व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर्स रेगुलरली, व्हेन यू रीड करंट अफेयर्स मैगजीन्स रेगुलरली, यू गेट अ हैंग ऑफ इट कि क्या जरूरी है पढ़ना। ठीक है? तो तभी हो पाएगा ये काम। जस्ट कंपाइलेशंस पढ़ने से तो नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या याद रखोगे। And just do one thing, जैसे even last time also I asked everyone to study Vision IAS monthly magazines. People said it's supposed to read it every month. On top of that, if you just take all the compilations of data, facts and figures which coaching वालास will give you, और तुम उसका एक नोटबुक बना लो इतना मोटा सा, ठीक है,
भाई तुम उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। कितना याद रखोगे, कितना रिटेन कर पाओगे, वहां पे गेम चेंज होता है। सो गेम चेंजिंग फैक्ट क्या है, यू रीड वेल डिफाइंड सोर्सेस, it's not about how much you read, it's about how much you can retain. Yes, sir. I've always said कि game is about word association. Write this down. Word association का game है पेपर 1 में। Word association कैसे डेवलप होता है? Suppose भाई माइक ऑफ कर लेना अपना अभिमन, बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड से। Sorry sir, light चला गया। No issues. I saw that. So what I'm saying is paper 1 is totally a game of word association. If you read a word, you will see 4 ऑप्शंस, उसमें से इट शुड जस्ट हिट इन योर माइंड कि कौन सा मोस्ट रिलेवेंट है। एंड आई सेड दिस इन द लास्ट इनिशिएटिव 2024, बियॉन्ड अ पॉइंट यू हैव टू रिलाई ऑन योर रीडिंग एंड यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। जहां पे यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, यू आर लेफ्ट विद 50-50, फोर्स योरसेल्फ टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन कि तुम्हारा रीडिंग कितना अच्छा था, हाउ मच डिड यू फॉलो ईच सोर्स, तो you are ahead of the game. तो I do not recommend anyone to go for compilations कि भाई इस कोचिंग का पढ़ लो, उस कोचिंग का पढ़ लो। न्यूज़पेपर्स पढ़ो, give it them time, whatever you find necessary, you can maintain a separate notebook. Separate notebook maintain नहीं करना चाहते हो, कहीं पे भी लिख लो भाई, ऑनलाइन कुछ मेंटेन कर लो, लैपटॉप पे एक पीडीएफ बना लो, कुछ भी करो, बट डू नॉट गो फॉर कंपाइलेशन इन एनी केस। बहुत सारा डेटा होगा, नहीं याद रहेगा, देयर इज नो वे यू कैन रिमेंबर ऑल दैट। लेटर ऑन भाई वो तुमको 1000 फैक्ट्स देके अगर ये बोलता है देखो 2 क्वेश्चंस आए थे इससे, इट्स ऑफ नो यूज टू यू बिकॉज बाकी 998 तो नहीं आया। तो डू नॉट फॉल फॉर सच ट्रैप्स। इन यही एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग, डू नॉट रन आफ्टर दिस काइंड ऑफ गिमिक्स। अगले साल नहीं आएगा, देन ही वोंट कम अहेड एंड से कि ओके इस साल तो मैंने दिया था बट नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वाज आस्क्ड। नो वन डज दैट। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो गया होगा, राइट? यस सर। सर और एक डाउट था सर, हाँ. आपने जो अभी बोला वर्ड एसोसिएशन, उसको और थोड़ा एमुलेट करेंगे? लाइक डू यू एग्जैक्टली कर सकते हो यार। जैसे I'll just say it, देखो it's not possible that you can memorize everything. It's just not possible कि तुम हर चीज याद रख पाओ। I'm just giving you an example. Let us say क्लास 10th का फिजिक्स का बुक है and suppose you are a non-science background student, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता, but what you have done is you have read each and everything 3 times 4 times. So अभी ये तुम्हारे ब्रेन का कैपेसिटी है कि it can retain things when it crosses you again and again and again. Let us say you are in a classroom, right? अभी जैसे हमारे ग्रुप में they are almost 41 members, तो I will not force myself to remember each and everyone's name. वो तो ऐसा है कि by keeping VCs continuously, by interacting with students, सबका नाम याद हो जाएगा। This is association. मतलब I am associating your names with VCs with your answers. I'm not forcing myself to remember that. Same way, let us say 10th का physics का book है, you don't understand what dispersion is. तुम्हें नहीं पता कि भाई ये scattering of light क्या होता है, blue color of sky क्या होता है, but because you have read that source 3 times 4 times, तो you will understand कि if rainbow का question आता है, you have to associate rainbow with total internal reflection with scattering of light. ब्लू कलर क्यों होता है, ये वर्ड एसोसिएशन का गेम यू नीड। आर्टिकल 142 आता है, यू जस्ट नीड टू एसोसिएट इट विद ओके इट्स पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डू फुल जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस। दिस इज व्हाट इज नीडेड इन पेपर 1। इफ यू कैन डेवलप सच काइंड ऑफ स्किल कि तुम्हें एक ऑप्शन देख के इट कैन हिट इन योर माइंड बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट अगेन एंड अगेन, वहां से योर वर्ड एसोसिएशन गेम विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड वहीं पे चेंज आता है। Because it is not just possible कि you can memorize everything. Exam में you will, because word association is strong, you have gone through things again and again, वो एक gut feeling आ जाएगा क्वेश्चन देख के कि this should be correct. समझ रहे हो what I'm saying? A lot of people will have this feeling already. क्वेश्चन देखते हो then you feel okay ये correct होना चाहिए. You're not ever 100% sure, but बहुत जगह पे ये होगा because you have that capacity of word association. बस यही डेवलप करना है पेपर 1 के लिए। Apart from obviously the maths and aptitude part because you need to calculate, but GS portion, current affairs portion, word association का ही गेम है। क्लियर है भाई अभी? यस सर, मींस लाइक काइंड ऑफ इंट्यूशन, लाइक ये देख के मुझे ये समझ में आता है कि ये होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, yes because वो it's not a game of
लक, ओके, इट्स टोटली स्किल बेस्ड, समझ रहे हो, मतलब बिकॉज हर बार देख रहे हो ना चीजों को, ठीक है, यू आर गोइंग थ्रू दैट सेम मटेरियल एंड अगेन, कुछ टाइम बाद तो तुमको ये पता रहेगा कि ये फैक्ट किस पेपर पर कहाँ दिया हुआ है, मे बी यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट वेरी क्लियरली इन द एग्जाम, बट बिकॉज तुमने एम लक्ष्मीकांत बार बार पढ़ा है तो वो मेमोरी में फीड होता है, अपने आप फीड होता है, यू डोंट हैव टू जस्ट सिट एंड लर्न एवरीथिंग, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। भाई और किसी को कोई डाउट है यार, अच्छा अच्छे क्वेश्चंस पूछे, नाइस, किसी और को पूछना है तो पूछो यार, भाई अमित पूछना। सर रिवीजन पैटर्न कैसे क्रिएट करें, जैसे ऑलरेडी रिपीटर हूँ मैं, तो पढ़ा हुआ है, काफी कुछ पढ़ा हुआ है, हाँ, तो उसको साउंड कैसे करें, उसको मैनेज कैसे करें कि इस मंथ में इतना रिवीजन करना, नेक्स्ट मंथ में ये, अब ये तो है नहीं कि बेसिक से पढ़ना, एक बार हो चुका, कोचिंग भी कर ली, साथ में आपके साथ भी जुड़ा रहा था, तो वो सिर्फ रिवीजन इंपॉर्टेंट बचा, तो वो रिवीजन पैटर्न को कैसे मैनेज करा जाए कि ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा हम अपने दिमाग में रख पाए। भाई रिवीजन के लिए क्या कर सकते हो, जैसे अब मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो हर सब्जेक्ट को रिवाइज करने का ऑप्टिमल पैटर्न होता है, जैसे मैंने बताया हुआ था लास्ट टाइम, अगर पॉलिटी का मेरा वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बात की थी कि इफ यू आर रीडिंग एम लक्ष्मीकांत फॉर द फर्स्ट टाइम तो तुम्हें बस कवर टू कवर पढ़ देना है, बट इफ यू आर रीडिंग इट सब्सिक्वेंटली फॉर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो उसको ऑन बेसिस ऑफ प्रायोरिटी पढ़ो, वो उसमें मैंने पूरा सीक्वेंस बताया है कि किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। रिवीजन में भी सेम काम करो, बट कर क्या सकते हो, अभी जब तुम एक पोर्शन रिवाइज कर लेते हो, लेट अस से यू हैव रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो, एंड वेर एवर यू गो रॉन्ग, मतलब लेट अस से कि तुम किसी एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए कि यार ये तो आर्टिकल्स ये दिए हुए थे, एंड आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट अदर आर्टिकल्स एज वेल, मे बी यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन करेक्टली, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द अदर ऑप्शंस, तो अभी तुम्हारे पास इतना बैंडविड्थ है, यू हैव दैट स्कोप इन योर माइंड कि विच आर्टिकल शुड बी रिलेटेड टू व्हाट, टर्न दोस पेजेस इन एम लक्ष्मीकांत, अब देखो वहां पे कि भाई कौन सा था ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे, लेट अस से कि ज्योग्राफी में यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन जहां पे वो कोल्ड करेंट्स एंड हॉट करेंट्स की बात कर रहा है, वार्म करेंट्स की बात कर रहा है, तो यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन करेक्टली, और मे बी यू आर नॉट, बट उसमें अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करो कि ओके अगर ये वाला करंट दिया था तो ये कहाँ पे है, मैप्स बनाओ उसके, माइंड मैप्स बना लो उसके, बिकॉज जो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहा है उसको इतना क्लैरिटी नहीं रहता है कि मुझे क्या रिटेन रखना है, क्या डिस्कार्ड करना है, यू हैव दैट एडवांटेज विद यू, तो गो डीपर इनटू द प्रिपरेशन, इफ यू आर रीडिंग एम लक्ष्मीकांत, कोर्ट के अमेंडमेंट्स के एक अलग से नोटबुक बना सकते हो, जो रिसेंट चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूशन में उनका अलग से बना सकते हो, मतलब कोर्ट के रूलिंग्स का, अमेंडमेंट्स का, ये वो सब कर लो, और जो कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन, लाइक वो ये लॉट ऑफ टाइम्स दे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि व्हिच ऑफ दिस इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट, ठीक है, तो उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तुम बना सकते हो, मतलब यू हैव टू वर्क ऑन वैल्यू एडिशन, ठीक है, गिवन योर बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ, इफ यू फील लाइक कि अभी तो बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, जस्ट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन कि ठीक है, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, आई विल स्टडी एम लक्ष्मीकांत फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, उसके बाद आई विल रीड इट इन द सीक्वेंस जो ऑप्टिमल है फॉर रिवीजन, वंस आई हैव रिवाइज्ड आई विल अटेम्प्ट पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करते टाइम आई विल गो थ्रू द पोर्शंस व्हिच आई एम नॉट एबल टू रिकॉल करेक्टली, व्हिच आई एम नॉट एबल टू सॉल्व करेक्टली, आई विल रीड ऑल दोस पोर्शंस अगेन, तो रिवीजन इस तरीके से अच्छा हो जाता है, गॉट इट, मतलब रीड कर लिया तुमने, यू वेंट फॉर द पीवाईक्यूज, यू सॉल्व दोस पीवाईक्यूज में जहां भी कंफ्यूजन आए यू रेड दैट पोर्शन अगेन एंड देन यू प्रोसीडेड फर्दर, ठीक है, हाँ, ऐसे ठीक ही है सर, अप्रोच आगे करोगे तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है, मतलब गो इनटू द डेप्थ, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, एंड फर्दर तुम एक काम ये भी कर सकते हो कि जैसे इफ यू फील यू हैव मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वर्क डन ऑलरेडी, तो यू कैन स्टार्ट गिविंग अदर रिलेटेड एग्जाम्स, लेटर से कि ठीक है केवल सीपीएफ का टारगेट कर रहे थे, अभी चलो सीडीएस दे के देख लेते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइन क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि रिवीजन किस तरह से करना है, एंड योर रिवीजन शुड नॉट सफर, बेसिकली व्हाट यू आर एमिंग फॉर इज, यू आर नॉट एमिंग फॉर जस्ट रिवीजन, व्हाट यू आर एमिंग फॉर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन द पार्ट्स जहां पर तुम वीक थे, और अटेम्प्टिंग पीवाईक्यूज से और फिर उससे फर्दर रिवीजन कर लो, तो ऐसे अच्छा होता है, ठीक है, और भाई
किसी का कोई डाउट है, सवाल है तो पूछो। शोएब पूछना है? सर आदर्श एग्जाम रिलेटेड है क्या? इस साइकिल में मैं आदर्श एग्जाम भी दूं, क्योंकि मेरा सीडीएस का अटेम्प्ट खत्म हो गया है, तो अभी सीएपीएफ है और स्टेट के जो सिविल सर्विस है वो है। देखो भाई, आई विल से इट अगेन, जो अभी मैं अमित को भी बता रहा था, बी क्लियर ऑन वन थिंग, ईदर यू आर अबव एवरेज और यू नॉट अबव एवरेज। लेट अस से पेपर 1 में यू गेट अ स्कोर ऑफ 70, दैट इज वे बिलो एवरेज। तो व्हाट यू फोकस ऑन इज कि ओके अभी तो मुझे बेसिक्स पर ही काम करना है, डू नॉट अपीयर फॉर अदर एग्जाम्स। अब कई लोग अपने ग्रुप में ऐसे हैं जिनका 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से इंटरव्यू में अपीयर हो चुके हैं, उनका मिस हो गया सिलेक्शन। तो आई कैन नॉट से कि योर बेसिक्स आर वीक, उन लोगों को आई कैन नॉट से दैट देयर बेसिक्स आर वीक, तो दे कैन एम फॉर अदर एग्जाम्स। बट अगर पहले तो ये हो गया कि शुड आई अपीयर फॉर अदर एग्जाम्स और नॉट, नंबर 1 तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। गिवन दैट you have a feeling कि I am above average, I have covered all the basics correctly, तो फिर तो don't just appear for other exams, your aim is to clear that exam। अगर if you feel कि okay within my current level of preparation थोड़ा बहुत tweak करके I can appear for that exam, then go and appear for that exam। but if you feel like कि नहीं I am not that suited for that exam, just एक example दे रहा हूँ, CAPF में a lot of people get selected जो सिविल सर्विस का तैयारी करके आते हैं, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा ट्वीक नहीं करना है, ऑलरेडी जीएस उनका तैयार रहता है, एप्टीट्यूड पे थोड़ा काम करना है, बिकॉज उनका पेपर 2 में तो वो क्वालिफाइंग होता है, जो प्रीलिम्स पेपर 2 आता है, इट इज जस्ट क्वालिफाइंग नेचर। और ऐसे राइटिंग उनके में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होती है, हमारे में तो सीएपीएफ में उतना हाई लेवल का और इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, जस्ट 4 एसेज यू हैव टू राइट प्लस इंग्लिश ग्रामर। तो उसको बस ये ट्वीक करना है प्रिपरेशन में कि ओके मैं एप्टीट्यूड को थोड़ा सा तैयार कर लूंगा, पेपरों में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं विच आर सीएपीएफ स्पेसिफिक, जॉइंट एक्सरसाइज, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशंस, ये सब। और फॉर पेपर 2 ऐसे राइटिंग थोड़ा बहुत कर लेना है तो वो अपीयर हो सकते हैं। बट लेटर से कोई ऐसा है जो सीएपीएफ का इस साल अटेम्प्ट दिया और वो बोलता है मेरा सीएपीएफ नहीं निकला तो अब मैं सिविल सर्विसेज दूंगा, आई विल नॉट रिकमेंड दैट। ठीक है, तो ये तुम्हें खुद रिवर्क करना पड़ेगा। बट समवन हु सेज कि मेरा सीएपीएफ दिया था मैंने, इट डिड नॉट गो दैट वेल, आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, बट ही कैन अपीयर फॉर सीडीएस एंड अदर एग्जाम्स। तो ये तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा तुम्हें डाउट। सर इस बार, हाँ सर ये क्लियर है, पर इस बार मेरा सबसे बड़ी एक गलती हो गया, मैं लास्ट 2 जो मंथ बाकी था उधर बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गया, वैकेंसी ज्यादा थी, तो मैं सोचा मेरा टारगेट जो था वो बहुत नीचे ले गया मैं 120-30 तक। सो उसके बाद मैं बहुत डिफेंसिव और सिलेक्टिव पढ़ रहा था, तो आई थिंक उधर थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा। भाई देखो, ये तो मैं कहता ही हूँ, बिफोर अपीयरिंग फॉर एनी एग्जाम you should have at least 1 year of preparation under your belt, you should have that experience, because अगर वो हार्ड वर्क और प्रिपरेशन नहीं है, doesn't matter whatever exam you give, नहीं कर पाओगे, because competition is just so high in India। हर एग्जाम में बहुत सारे लोग अपीयर हो रहे हैं and they are appearing with a lot of preparation, तो उतना हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। प्लस what happens is कि if you are falling into this cycle of appearing for exams कंसिक्वेंटली, बार बार अपीयर हो रहे हो, अभी एग्जाम दिया 2 महीने बाद फिर से एग्जाम दिया, फिर से एग्जाम दे रहे हो, तो यू नेवर वेंट थ्रू वन होल साइकिल ऑफ प्रिपरेशन एंड रिवीजन। एवरीथिंग इज जस्ट मिक्स टुगेदर, जम्बल्ड अप, हौच पौच रहता है एंड वो कभी साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो पाती है। तो जैसे तुम्हारे स्पेसिफिक केस में आई विल रिकमेंड 1 साल अभी हार्ड वर्क करो, गेन नॉलेज, बिकॉज लास्ट ईयर भी थे साथ में, अभी बस पढ़ाई करो till the next attempt of CAPF। जब वो हो जाएगा, when you appear for that exam, then you can start with other exams, because इतना I will ensure कि when you appear for CAPF and you have been consistent in the preparation, you will have this much knowledge कि with tweaks you can appear in other exams। but वो level लाना पड़ेगा preparation में पहले। if you do not ever reach that level, then you cannot appear for other exams। कोई फायदा नहीं, you're just wasting your time and money उसमें एप्लीकेशन भर भर के। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है यार पूछ लो भाई। विहान पूछना यार।
सर जैसे लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए या फिर जो बिगिनर है उनके लिए कोई स्पेशल एडवाइस आपकी तरफ से? भाई लास्ट अटेम्प्ट है तो वर्क डबली हार्ड, यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक ऑफ इवन अ डे, फोर्स योरसेल्फ एंड रिमेंबर कि भाई इट इज नॉट एंड ऑफ द रोड, ठीक है? अभी बहुत ज्यादा टाइम बाकी है लाइफ में भी और एग्जाम में भी, 11 महीने हैं। तो जस्ट एक ही अटेम्प्ट yes, sir. चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, दिस कैन बी दैट अटेम्प्ट, हमेशा दिमाग में ये रखना है, ठीक है? ओके सर। तो एंड वन अटेम्प्ट इज सफिशिएंट, ठीक है? तो बस ये याद Yes, sir. रखना, वन अटेम्प्ट इज ऑल इट टेक्स एंड दिस कैन बी दैट अटेम्प्ट। तो जस्ट टारगेट क्लियर रखो, अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर रखो, है ना? ओके सर। कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, बस जो बताऊं वो फॉलो करते रहना पूरे साल, अपने आप अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके सर। भाई सौरभ पूछना यार। जब बात करते हो यू कैन टर्न ऑन योर माइक्स, ठीक है? बिकॉज मैं देख तो लूं कि सर आई मुझे डिड सही इट लगता बाय है थोड़ा। मिस्टेक एक्चुअली। सारे आंसर्स ओके, नो मतलब मिल ही इशू। गए आपके। हाँ हाँ, ठीक ठीक। और है भाई जो कुछ पूछना चाहता है या कुछ भी, बिकॉज देखो अभी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, ज्यादा शाइनेस फील नहीं करनी है। सबके मन में सेल्फ डाउट वगैरह रहते हैं, जितना वोकल रहोगे, जितना ओपन रहोगे इन चीजों को लेके, उतना कम मतलब डिस्टर्ब फील करोगे, ठीक है? तो डू नॉट थिंक कि ये पूछूंगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पूछूंगा तो क्या, बस जस्ट आस्क इट, जस्ट गेट डन विद इट। भाई सैमी, यू कैन आस्क इट आउट। Actually, in earlier VCs, you have told that we have to prepare like civil service aspirants, and I wish to know that whether you are a civil service aspirants or CAPF. I'll tell my story. So basically, I graduated in 2015, and I did my BTech from IIT Patna, and I was placed in Mahindra Automobiles, Mahindra and Mahindra basically. So I did not join that. Then I gave one attempt in civil services of 2016. So I missed my prelims by 2 marks, 2 or 3 marks, I guess. Next year, I appeared for civil services again, cleared the prelims, and appeared for CAPF also. But I was pretty serious about CAPF, so it's not like I was just preparing for civils, because I had all the books read for civil services, and I was targeting CAPF also. So I knew what I had to do all along. So Vision IS I was reading already. प्रतियोगिता दर्पण भी मैं मंथ वाइज रीड कर रहा था पहले से ही। प्लस जिस दिन द डे आई अपीयर्ड फॉर प्रीलिम्स, उस दिन के बाद से आई स्टार्टेड राइटिंग एसेज आल्सो फॉर सीएपीएफ, प्लस वो कॉम्प्रिहेंशन वाला प्रैक्टिस दिस एंड दैट। तो दैट वाज माय स्टोरी, एंड मतलब इट वाज प्रीटी अमेजिंग कि ठीक है वो इधर ही सीएपीएफ में अचीव्ड रैंक 3। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि ठीक है, दैट्स इट, आई विल नॉट अपीयर फॉर सिविल सर्विस, नाउ आई विल जस्ट जॉइन इट। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि बेसिकली दैट इज एन ऑप्टिमल वे ऑफ प्रिपरेशन, कि बिकॉज आई रियलाइज कि भाई अदर पीपल आर आल्सो रीडिंग द सेम थिंग्स, आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, तो people who are clearing prelims are also appearing. But where I gained an advantage was because I had prepared for CAPF specific parts also. Like essay writing, हमें we just need to write 300 words. उतना बड़ा ऐसे नहीं लिखना है, which is asked in civil services. Number 1. Number 2, grammar portion in civil services is just qualifying. But I worked hard on that. कि I don't want to lose even a single mark in English grammar. I don't want to lose even a single mark in aptitude. So those things paid off, and that's how I came up with all of this strategy and telling you guys that you have to prepare at the level of civil services aspirants. You cannot take things for granted. जैसे what will happen is, mostly what happens is कि in civil services prelims, most of people will not take the second paper of prelims as a separate topic altogether. क्यों? Because qualifying है, 33% लाना है उसमें। Maybe अभी कुछ चेंज हो गया हो, in my time it was 33%. It's not that difficult. A lot of people will just go like that, but because I was focusing on CAPF also, so I started preparation initially, पहले ही start कर दिया था कि नहीं aptitude हाँ same है ना 33% वही। तो ये सब चीजें मतलब इसी से I devised this strategy of CAPF. So that's what I keep on saying. But वही उसका payoff then I paid it in the civil services means, because मैं like I gave CAPF and then realized I will get selected in this, so I did not prepare much for mains. So ठीक है, I was happy itself.
हाँ ऑब्वियसली पेपर टू का टफनेस हाई रहता है, अभी अभी ऐसा कर दिया, बट अपने टाइम में लॉट ऑफ इंजीनियर्स जस्ट वेंट लाइक दैट कि ठीक है पेपर टू तो क्लियर हो जाएगा, एप्टीट्यूड का इतना कोई टेंशन नहीं। तो आई होप दैट विल क्लियर योर क्वेरी आई गेस सैमी, इज इट फाइन? Yes, I have one more doubt. I used to watch interview videos of this TIAS in YouTube. So maximum people says that they are coming from IIT and the big universities and everything. So it is like those people who comes from the very village background will feel very insecurity to give these exams. So what to tell about them? Actually this is just, you know, there is a bias called selective bias. I mean, you must be reading a lot of interviews, a lot of people who get selected, and I can tell from my batch, like they are not a lot of IITs. We were a batch of I think 51, and hardly 2 or 3 people are there from such institutions. But what happens is this has a tendency to stick in your mind. मतलब ऐसा है कि सपोज आई वाज फ्रॉम सम कॉलेज जिसका नाम अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट हर्ड, तो दे विल नॉट रिमेंबर माय कॉलेजेस नेम, बट होगा क्या इफ आई टेल देम कि आई एम फ्रॉम आईआईटी, अब उनको याद रहेगा ओके दिस गाय इज फ्रॉम आईआईटी, but statistically this number is not that high. People are coming from every background, they are coming from rural background, people are coming with law degrees, people are coming with BA degrees, BSc, हर जगह से लोग आ रहे हैं, and I am telling it again, the only differentiating factor is your preparation and nothing else. Interview में they have separate marks for NCC certificates. I don't see a lot of people with NCC certificates जो अंदर हैं, तो वो नहीं, इट्स जस्ट अ बायस, इट्स जस्ट अ मेंटल बायस, उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। योर साइकोलॉजी शुड बी कि नो मैटर योर बैकग्राउंड, नो मैटर योर पास्ट सिंस, नो मैटर योर पास्ट लाइफ, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम एंड दैट इज अ फैक्ट, स्टैटिस्टिकल फैक्ट, ठीक है। मोर इंजीनियर्स आर क्लियरिंग दिस पेपर बिकॉज दे आर मोर इंजीनियर्स ओवरऑल, यार हर घर में एक इंजीनियर है, तो दैट इज द रीजन, ओके। और भाई किसी का कोई डाउट है, क्वेरी है? हाँ बीमन पूछना यार। सर आई हैव एन एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं and you have to cover a subject and you have divided it into the topics, तो सर आपका अप्रोच क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी we have the suppose we have the topic of like fundamental rights, so how will you prepare fundamental rights from the scratch to the level of like question asked to the paper 2? So यार like I remember how I prepared it was कि जैसे there are कितने 7, how many fundamental rights there, 6 or 7 कितने हैं बताओ? यू कैसे 6 है ना? तो basically what I'll do first of all is कि number 1, first time reading the book I will read it cover to cover. I will not apply my mind कौन सा टॉपिक ज्यादा जरूरी है, because when I'm just starting out I don't have that knowledge, ठीक है, I'm a newbie, तो मुझे नहीं पता क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So what you do is कि you just पहले का टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हो, you come down to fundamental rights, you realize there are 6 fundamental rights. Now how to remember those 6 fundamental rights? निमोनिक्स बना लो भाई अपने अपने, कोई गाना बना सकते हो कि पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ ये वो रिलीजन वगैरह, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस राइट्स ये वो है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, फिर देयर आर 2 मोर राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है, एंड लास्ट राइट कौन सा बच रहा है? हो गए क्या 6? हाँ लास्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। तो बस आई थिंक आई सेड ऑल द 6 राइट्स बिकॉज वो नेमोनिक मुझे आज भी याद है, सो आई वाज एबल टू रिकॉल देम, ठीक है। तो पहले तो तुम 6 राइट्स याद करोगे, उनके आर्टिकल से याद करोगे, जैसे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आई थिंक कितना 18 है या 19 है, कितना है, कितना है भाई बताओ कुछ? सर राइट टू इक्वालिटी 18, राइट आई थिंक 14 से लेके 18 है, ठीक है। हाँ सर, हाँ राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 और आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी। एग्जैक्टली, ठीक है।
देन आता है तुम्हारा फ्रीडम वाले जो राइट्स हैं, तो पहले तुम 6 फ्रीडम्स देखोगे उसमें। अब आर्टिकल 14 इज इंपॉर्टेंट, तुम याद करो आर्टिकल 14 क्या होता है, 15 क्या होता है, 16 क्या होता है, 17 क्या होता है, 18 क्या होता है, तुम ये सब चीजें याद कर लोगे। तो जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तुम थोड़ा स्ट्रक्चर करने का कोशिश करो, उसको कैसे याद रखना है इस पे टाइम स्पेंड करो, नेमोनिक्स बना लो। अब जैसे वो है द 6 फ्रीडम्स होते हैं तुम्हारे, अब उनको कैसे याद रखोगे, अगेन कोई नेमोनिक बना लो या फिर जस्ट गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, रोट लर्निंग कर लो, कैसे भी करके याद करो। यू कम डाउन टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यू रियलाइज की रिट्स होती हैं, रिट्स के क्या फीचर्स होते हैं, उसमें हर रिट्स का कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि कौन सा रिट है जो यू कैन इश्यू अगेंस्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी, which writs you can issue against a private person, which writs you can। तो when you're just starting out इन सब चीजों पे ध्यान देना है और fitting that information into your mind। मतलब ऐसा है कि ठीक है you can give it reading कि simply you will read it once but you have to spend time with it। वो जो information है it should be structured in your brain in such a way that you are able to take things out of it when it is needed। ये चीज समझना जरूरी है। जनरली रीडिंग का टेक्निक मैं सबको क्या बताता हूँ, वन रीडिंग इज नॉट इनफ, यू शुड अप्रोच एवरी बुक एवरी सब्जेक्ट, रीडिंग का टेक्निक बता रहा हूँ बेसिकली अभी, इन एटलीस्ट 3 रीडिंग्स। फर्स्ट रीडिंग इज बहुत फास्ट करते हो उसको, तुम बस देखते जाते हो क्या चीज, जैसे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, पहली बार देख लो तुम्हें पता ही नहीं क्या है इसके अंदर भाई, तो तुमने क्या किया बस उसको एक बार फास्ट रीडिंग दे लिया कि ओके कुछ फंडामेंटल राइट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, ये शायद क्या पार्ट 3 में होगा या पार्ट 4 में, किसमें, पार्ट 3 में होगा, ठीक है ये पार्ट 3 में है, इतने इतने राइट्स हैं इसके अंदर, ये सब चीजें हैं। बस तुमने क्या किया, मे बी विद इन 2 hours 3 hours जस्ट यू टर्न द पेजेस एंड तुमने देख लिया, यू आर नॉट अप्लाइंग योर ब्रेन टू इट, बस देखा है क्या है, ओके दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग, फास्ट रीडिंग। सेकेंड टाइम व्हेन यू रीड यू हैव अ बेसिक आइडिया चैप्टर के अंदर क्या है, स्पेंड टाइम विद थिंग्स, दिस इज द स्टेज जब तुम नेमोनिक्स डेवलप करते हो, जब तुम चीजें याद करते हो, किस आर्टिकल के अंदर कौन सा राइट दिया है, यू अंडरलाइन थिंग्स नाउ, ठीक है, अंडरलाइन कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, चीजों को धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हो। दिस टाइम योर फंडामेंटल राइट्स इज गोइंग टू टेक लाइक 5-6 days दैट चैप्टर, बिकॉज इट्स लाइक 48 पेजेस थे हमारे टाइम पे। तो ये काम किया तुमने सेकेंड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में यू आर ट्राइंग टू फिट एवरीथिंग इन योर ब्रेन कि कैसे याद रखूं इस चीज को, इतना सारा है, ऑब्वियसली सब कुछ तो मेमोराइज नहीं कर सकते। नाउ तुम क्या करते हो, चीजें पिक करते हो, किस तरह से किस चीज को बैठाऊं, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा राइट अमेंड हुआ था, किस अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A आ गया था, ये सारे काम करने इन रीडिंग्स में। तो इस तरह से चीजें याद करोगे, हर चैप्टर को जब तुम इतना टाइम दोगे तो यू विल बी इन द गेम। जो चीजें अभी बताई हैं मैंने, अप्लाई द सेम थिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, apply the same thing to Supreme Court, to Parliament, to President। For example, you're reading President chapter, पहली बार तुमने बस देख लिया प्रेसिडेंट है कौन, करता क्या है, किसका पार्ट है, पार्लियामेंट का पार्ट है क्या, किस कहाँ पे आता है, तो बस तुमने पढ़ डाली चीजें। सेकेंड टाइम जब तुम पढ़ते हो तब तुम देखते हो अच्छा पहला प्रेसिडेंट तो ये थे, इमरजेंसी के टाइम पे, मतलब बिकॉज वो कैपेसिटी आएगी। ध्यान दो इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, ये सारी चीजें नोटिस करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी करो। सिंगल रीडिंग इज नॉट इनफ, यू नीड टू गिव इट मल्टीपल रीडिंग्स। चीजें हाईलाइट करना, डू नॉट मेक नोट्स इन द फर्स्ट गो, हमेशा सेकेंड थर्ड रीडिंग के बाद ही नोट्स बनाओ। व्हेन यू हैव दैट एबिलिटी टू फिल्टर विच इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज नॉट। और फर्दर जब पीवाईक्यूज करके रिवाइज करोगे किसी चीज को तो यू विल नो कहां पर वीक हो, कहां पर चीजें याद नहीं आ रही। यू यूज सम सेपरेट मार्किंग्स। भाई माइक ऑन है तुम्हारा अगेन, ठीक है। तो जब पीवाईक्यूज रिवाइज करके अगेन यू आर गोइंग थ्रू दैट चैप्टर, कुछ स्टार मार्क बना लो, एस्टेरिस्क डाल दो, कुछ एक इंडिकेशन डाल दो कि भाई यहाँ पे मुझे दिक्कत आती है। बस इस तरह से हर सब्जेक्ट को अप्रोच करोगे, इट विल टेक टाइम बट हो जाएगा तैयारी अच्छा, ठीक है। Because people are actually doing this and these are the people who are clearing the exam। तो इतना तैयारी तो करना पड़ेगा यार, there is no other way। if I say कि ठीक है मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको पढ़ लेना, देन अगेन कितना पढ़ दोगे, उसमें से नहीं आया तब मैं क्या करूंगा।
विल आई गो लाइव एंड टेल एवरीवन कि भाई हाँ पिछले साल मैंने नोट्स दिए थे, उससे तो क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। आई विल नॉट डू दैट। मैं क्या करूंगा, हाँ मेरे नोट से क्वेश्चन है, देन आई विल मेक इट अ पॉइंट कि अब मैं अब बताता हूँ आ गए थे इस साल। तो ये चीज है, ठीक है। और भाई किसी को कोई डाउट? यस सर। ओके आई मीन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मतलब इम्पोर्टेंट है ना सर। मतलब इफ एट दिस स्टेज यू वांट टू नो हाउ टू रीड सब्जेक्ट्स, जस्ट मेक इट अ पॉइंट, हर चीज को आई हैव टू रीड एटलीस्ट 3 times। फर्स्ट रीडिंग इज फास्ट, सेकंड रीडिंग इज स्लो एंड डेलिब्रेट, थर्ड रीडिंग इज व्हेन आई highlight, when I do other things, I make mnemonics, I fit things into my brain, बस इतना है, ठीक है। and you will realize pattern कि कहाँ कहाँ पे they are asking questions based on articles, कहाँ कहाँ पे they are asking questions based on memory। तो वहां पे उस तरह से अप्रोच करो। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, इनके तो आर्टिकल्स यू हैव टू रिमेम्बर, पूरा प्रीएम्बल बाय हार्ट तुमको याद होना चाहिए। जो छोटे छोटे निटी ग्रिटीज होती है, डिफरेंसेस होते हैं। अब हम अगर ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली भाई वो तुमसे लेटेस्ट से कि स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट पूछ रहा है कि ये क्या होता है, भाई कैसे बता पाओगे? कौन सा है जो ऊपर से नीचे जाता है, कौन सा है जो नीचे से ऊपर आता है? मेक अ डायग्राम फॉर इट भाई। आई थिंक स्टैलेक्टाइट ऊपर से नीचे जो ड्रिप होके बनता है वो होता है। तो ये सब देखो याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। उसको बाबा गो थ्रू करो, मेक डायग्राम्स, मेक चार्ट्स। करेंट्स के लिए लास्ट ईयर मैंने बोला था भाई एक ब्लैक मैप में बना लो, कौन सा कोल्ड करंट है, यूज ब्लू कलर फॉर दैट। हॉट करेंट्स, वार्म करेंट्स के लिए रेड कलर बना लो। जहाँ पे माउंटेन फीचर्स है वहाँ पे ब्राउन पेंसिल। व्हेन यू स्पेंड टाइम लाइक विद दिस सब्जेक्ट्स, देन यू विल रीप द डिविडेंड्स। अदरवाइज बस पढ़ पढ़ के नोट्स देखने से नहीं होता है काम, ठीक है। जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई बर्ड, तुम्हें कोई नेशनल पार्क पता चलता है, तुम्हें कोई रिजर्वायर पता चलता है, जब जैसे कोई रिजर्वायर है जो ड्राई हो गया है, वो न्यूज में आता है कि भाई इंडिया में रिजर्वायर का ये लेवल चल रहा है, ये रिजर्वायर अभी लास्ट टाइम पे ड्राई हो गया था। जस्ट एटलीस्ट टर्न आउट कर लो, गूगल मैप्स पे सर्च कर लो कि ये रिजर्वायर कहाँ पर है, मार्क इट इन मैप, ऑन अ ब्लैंक मैप। वो वर्ड मतलब एसोसिएशन डेवलप होगा तुम्हारा चीजों के साथ, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ भाई, आई थिंक अमित तुमने हैंड रेज किया था यार, पूछना। सर क्लियर हो गया, बता दिया आपने। वो एक्चुअली ठीक ऐसा है, ही क्वेश्चन आया था जो सर आपने बताया था ना, इमरजेंसी में प्रेसिडेंट कौन था, इस तरीके की वर्ड एसोसिएशन भी दिमाग में रखो। इस बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। इस तरीके का तो कभी पूछा ही नहीं गया। भाई पूरा गेम ही सीखा है कि तुम चीजों के साथ टाइम कितना स्पेंड कर रहे हो। देयर इज नो लिमिट टू द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आज कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, कल कुछ और पूछ लेंगे। मे बी कल वो पूछने की कैबिनेट सेक्रेटरी कौन था, तो वो दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप यार, कि तुम नहीं याद कर पाओगे, कितना चीजें याद कर लोगे। तो अब यू विल नॉट गो ऑन। बट अभी क्या है, अभी देखो नया कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है शायद, कौन है बताओ, कौन बताएगा? आई थिंक कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है, कौन हुआ है? समवन शुड टेल। Sammy, yes, you have raised your hand. No, I just raised for doubt. I don't know who is it. It's TV Somnathan, I think. पहले वो फाइनेंस सेक्रेटरी था। तो यही है भाई, मतलब if I am able to tell these things, तो these things should be on your fingertips. और ये तभी हो पाएगा when you are reading newspapers. न्यूज़पेपर पढ़ के you should have this ability of filtering things, कि क्या याद रखना है, क्या फॉरगेट करना है, क्या रिटेन करना है, किसका नोट्स बनाना है, कौन सा न्यूज़पेपर का कटिंग मुझको रख लेना, सो दैट आई एम एबल टू रिवाइज इट लेटर ऑन, ठीक है। तो जस्ट समवन प्लीज लुक इट अप ऑन गूगल राइट नाउ एंड टेल कि इफ आई एम करेक्ट और नॉट, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एबिलिटी डेवलप कर लो यार, ठीक है, कि क्या चीज कैसे हो रही है। लास्ट टाइम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब हुआ था, कौन बताएगा? असेंबली इलेक्शंस। Sir, 2015 या 16 के राउंड हुए। इट वाज इन 2014 में हुआ था, 10 years बैक। तो अब यही बता रहा हूँ भाई, न्यूज़पेपर पढ़ो, कीप दिस फैक्ट्स इन योर माइंड, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट पेपर 1। पेपर 2 का आंसर दे रहे हो, कोई ऐसे आता है कि डेमोक्रेसी इज द ओनली सोल्यूशन फॉर इल्स ऑफ द वर्ल्ड, यूज दिस फैक्ट। भाई जम्मू कश्मीर में लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए थे, अब 2024 में हो रहे हैं।
एंड मतलब इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग यार, इतना क्लियर कट आई कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग, बट पढ़ो सोर्सेस को, गिव देम टाइम एंड अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स और अपना लेवल इंप्रूव करते जाओ, ठीक है। आई होप मैसेज क्लियर है सभी को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। सर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आपने जो अभी बोला कि कैसे कनेक्ट करें, तो लाइक फॉर हाँ एग्जांपल मुझे बचपन में मुझे लाइक स्पेस में बहुत इंटरेस्ट था। सो लाइक आई यूज्ड टू गो टू हाँ द लैब, लाइक को जो बोलते हैं ना उसको बोलता है मतलब लाइक टेलीस्कोप से जो स्काई को देखते हैं। हम्म तो आफ्टर दैट आई डेवलप इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी। तो लाइक हम्म कुछ भी आए मेरे सामने, मे इट बी लाइक स्कूल के जो मैगजीन होते हैं या कुछ पेपर में आया, तो लाइक अगर कोई एस्ट्रोनॉमी से अगर कुछ आए तो देन दैट क्लिक्स इन माय माइंड दैट यस स्पेस में ऐसा हो रहा है, लाइक गैलेक्सी में ऐसा हो हम्म रहा है। सो लाइक इसमें भी लाइक ऐसा ही कुछ अप्रोच है क्या? लाइक फॉर एग्जांपल आपने बोला इलेक्शन के बाद, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिटी, देयर इज अ चैप्टर। सो लाइक इफ देयर इज अ चैप्टर ऑफ पॉलिटी, इलेक्शन का हो रहा है तो लाइक इट क्लिक्स समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली यही तो है। दिस इज द वर्ड एसोसिएशन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो एंड यू रीड कि ओके असेंबली इलेक्शन हो रहा है, ऑटोमेटिकली स्टेट लेजिस्लेचर का चैप्टर शुड कम इन योर माइंड, चीफ मिनिस्टर शुड कम इन योर माइंड, गवर्नर शुड कम इन योर माइंड। अब जैसे आज ही हुआ है कि जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है ही मेट होम मिनिस्टर, ठीक है। तो आप यू शुड नो कि किस रोल में मिल रहा, व्हाई इज ही मीटिंग, व्हाट इज द बैकग्राउंड, वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है, इज ही एन एजेंट, इज ही अ रिप्रेजेंटेटिव, इज ही द वॉइस ऑफ पीपल, इज ही इलेक्टेड, इज ही सेलेक्टेड। तो ये सारा याद रखना है दिमाग में। एंड लेट अस से नेक्स्ट ईयर यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रोल ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट गवर्नर, व्हाटएवर, यूज दिस पॉइंट भाई कि बंगाल में द रिलेशंस आर नॉट सो कॉर्डियल बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। तो यही वर्ड एसोसिएशन डेवलप करना है एंड दिस इज व्हाट विल गेट योर गेम इन गुड शेप, ठीक है। तो ये तो ऐसा है कि ये दिस विल कम व्हेन यू स्पेंड टाइम विद द बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड सब्जेक्ट्स, तब हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आई टेकन लॉट ऑफ यस डाउट्स। किसी और का है तो पूछ लो यार जल्दी प्लीज, लॉट ऑफ पीपल विल हैव डाउट्स बट पूछने में। यस सैमी प्लीज। Hello. Actually, you have told that we have to go with a multiple reading approach for all subjects. For example, I'm going to read Lakshmikant first time. So Yes. you have already explained very well that how to read and how to take notes and everything. But my doubt is whether do we have a plan including the multiple reading, or it's so like only first reading? See, the schedule which I am going to give you, that I will give on I think 5 September. First formal class will be held on 5th September. I have given 4 months to polity, ठीक है। 4 months is more than enough. Plus what happens is जो fast reading करना, it should be fast reading. You're not trying to assimilate, you're not trying to understand, you're just getting to know what is inside the chapter. Once you read that chapter in a fast reading, second time you just go through that chapter again, go through it slowly, read and understand, ठीक है। तो I have given times based on those things कि in 4 months you should be able to read M. Lakshmikant, you should be able to read NCRTs, इस तरह से दिया है। Maybe you will take longer in polity, maybe it happens, but do not skip the the thoroughness of your preparation, वो skip नहीं करना। Maybe you go slow, maybe you are not that fast, maybe you are slow in reading, but that does not matter because I have kept a lot of time for buffer later on, बहुत सारा time रहेगा for revision, that will compensate for it. And there may be portions in which you are faster, which you will finish faster than others. So it's all accounted for in my mind, but how you approach your own preparation, because होता क्या, when you just start out you are slow, this process will take time, but एक बार your speed develops, your English improves, you are able to read and understand and go through that cycle again and again, things get easier later on. So it's not much of a hassle because time is more than sufficient. All you have to ensure, like I said earlier, is that you stay consistent throughout the year. ठीक है भाई? Thank you so much. और किसी का कोई डाउट है? अगेन बिकॉज दिस इज लास्ट डाउट आई विल टेक एंड इसके बाद फिनिश करते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी है किसी का? इफ समवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग।
I don't think कोई doubt पूछ रहा है अभी. Okay, Philip, yes, please go on. Sir, it's not regarding the exam, but sir, जो पेमेंट कहाँ करना है, ऐसा जो नहीं दिख रहा है, जो कि पेमेंट करने का जो QR कोड और समथिंग. Okay. I'll just send it again. Don't worry. Okay, I'll just send it again. Okay, sir. No worries. I'll send Thank it. Okay. ठीक है, everyone. I think a lot of things must be clear to you by now. I think I have told you everything which you need to get started with the preparation. I have told you what to read right now. Newspaper पढ़ना है, magazine पढ़ना है. How to manage your time. I have told you to keep your attention focused on the sources which I have told you. Maybe you feel कि this is not enough, but I'm telling you sincerely कि after a while you will feel कि ये तो बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पा रहा है. ठीक है? A lot of people will feel this way, but it is very important that you persevere. अभी से build the right habits, build the habit of reading sources, build the habit of reading newspaper, build the habit of reading books. मैप वर्क खुद से करना, नोट्स पॉलिटी के खुद से बनाना, अपने नेमोनिक्स बनाओ, राइम्स बनाओ, जो भी करना है करो. स्पेंड टाइम विद सोर्सेस. सबका सिचुएशन अलग अलग होगा. योर सिचुएशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. There will be areas in which you are faster, there will be areas in which you are slower, but just keep in your mind कि all the year round you have to be consistent. So that's all from my side. Thank you for attending. We'll meet you on 5th of September. Okay, take care. you, sir. Thank you, sir.